So, a very good morning to all of you. Now, this is my third video related to important accounting terms for class 11th CBSE curriculum. तो इसमें हम बात करेंगे कुछ और important accounting terms की। ये terms basically goods और services, इन दो चीजों से connected important terms हैं। तो पहले मैं goods और services का meaning आपको बताऊंगा कि क्या होता है। फिर उनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स में हम खाते बनाते हैं और जो टर्म्स हमारे सामने आती हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। सबसे पहली टर्म जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है गुड्स। गुड्स का मतलब है वो आइटम्स या वो ऑब्जेक्ट्स जो या तो हमारा बिजनेस किसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके मैन्युफैक्चर करेगा, या फिर वो आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स जो हमारा बिजनेस सीधे सीधे किसी दूसरे बिजनेस एंटरप्राइज से खरीदेगा और कस्टमर्स को डायरेक्ट रीसेल कर देगा। ठीक है। दोनों ही केसेस में मैंने कस्टमर्स को तो सामान बेचना है, पर पहले वाले केस में मैं खुद रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करके अपना फिनिश्ड गुड बनाऊंगा, अपनी आइटम बनाऊंगा और कस्टमर्स को टारगेट करूंगा। और दूसरे वाले केस में मैं किसी और बिजनेस एंटरप्राइज का बना बनाया आइटम लूंगा, ऑब्जेक्ट लूंगा और कस्टमर्स को रीसेल कर दूंगा, प्राइस के अंदर थोड़ा अपना मार्जिन जोड़कर या फिर थोड़ा बहुत उसकी पैकिंग वैकिंग बदल कर। ठीक है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर मान लीजिए रेमंड्स कॉटन खरीदता है किसी फार्मर से और उससे अपनी शर्ट्स बनाता है, तो टी शर्ट्स जो रेमंड बना रहा है खुद कॉटन को कन्वर्ट करके, वो टी शर्ट्स हैं गुड्स, कॉटन है रॉ मटेरियल और रेमंड है मैन्युफैक्चरर। सेम वे में अगर आपके एरिया का कोई ग्रोसरी स्टोर है जिससे आप बिस्किट्स खरीदते हैं, तो बिस्किट्स उसने अपने घर पे नहीं बनाए, उसने बिस्किट्स पार्ले या ब्रिटानिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स से खरीदे और आपको सेल कर दिए। ठीक है। वो चाहे तो ब्रिटानिया पार्ले से डायरेक्ट भी बिस्किट्स ले सकता है और आपको सीधे सीधे सेल कर सकता है। तो यहां पे जो ये बिस्किट्स हैं जो बने बनाए उसको मिल रहे हैं ब्रिटानिया पार्ले से या उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स से, दीज बिस्किट्स आर गुड्स। आप ग्राहक हैं, आप कस्टमर्स हैं, और वो ग्रोसरी स्टोर वो एक तरह का बिजनेस एंटरप्राइज है और टेक्निकली वो एक ट्रेडर है। ठीक है ना। उसने ब्रिटानिया से बिस्किट्स खरीदे और अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा और आपको बेच दिया। ठीक है। वो आपको एमआरपी पे 5 रुपए का बेच रहा है, पर उसको 5 रुपए का नहीं पड़ रहा, उसको 4 रुपए का, 3.5 रुपए का, 4.5 रुपए का, इतने का पड़ा होगा। तो आपको वो पूरा एमआरपी पे सेल कर रहा है अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर, पर उसे वो प्रोडक्ट उतने का नहीं पड़ा है। ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट उसने सीधे सीधे बेचा, इसे हम कहते हैं गुड्स। गुड्स टैंजिबल होते हैं, उन्हें आप टच कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, पहन सकते हैं, खा सकते हैं। गुड्स ऐसी चीज होती है। अब दूसरी तरफ आती है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब है कि बिजनेस एंटरप्राइज आपको कुछ फैसिलिटीज दे रहा है जिनका आप फायदा उठा सकते हैं, और बदले में वो आपसे उसके लिए फीस चार्ज करेगा। जैसे कि आप एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो आप जो एयरलाइन की सर्विस ले रहे हैं, बैठ बैठ के जो प्लेन में जा रहे हैं, मजे लेते हुए, गाने सुनते हुए, उनके सीट के पीछे टीवी लगा हुआ देखते हुए, दैट इज अ सर्विस। ठीक है। और वो सर्विस के लिए एयरलाइन आपसे टिकट और अदर चार्जेस के नाम पर पैसे चार्ज करेगी। फाइन। ऐसे ही एजुकेशन, जब आप स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ने जा रहे हैं और बदले में क्वार्टरली आपसे फीस ली जा रही है उस एजुकेशन के बदले, तो दैट एजुकेशन इज अ सर्विस। अब गुड्स और सर्विस, ये दोनों चीजों में बेसिक अंतर यह है कि गुड्स टैंजिबल होते हैं, सर्विसेज इनटैंजिबल होती हैं। गुड्स ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स होते हैं जो प्रोड्यूस करके कस्टमर्स को दिए जा रहे हैं या एक बिजनेस एंटरप्राइज से खरीद के कस्टमर्स को दिए जा रहे हैं। सर्विसेज सुविधाएं होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं। दोनों से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं यहां जो आपने अकाउंट्स में बहुत देखनी है। तो ये अकाउंट्स आपको गुड्स और सर्विसेज से लिंक्ड जर्नल लेजर में देखने को मिलेंगे, आगे के टॉपिक्स में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है परचेजेस। जब भी मैं गुड्स या रॉ मटेरियल खरीदूंगा कहीं से,
और उसको मैं कन्वर्ट करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने कस्टमर्स को बेचूंगा। तो जब मैंने वो रॉ मटेरियल खरीदा, वो गुड्स खरीदे, उस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है परचेजेस, और उसको हम परचेजेस अकाउंट के अंदर डालते हैं। परचेजेस अकाउंट एक तरह का एक्सपेंस है, खर्चा है, जो बिजनेस कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए और खुद को रनिंग रखने के लिए। परचेज की गई है तो ऑब्वियसली वो परचेज्ड आइटम सेल भी की जाएगी। तो सेल्स अकाउंट उसी को रिकॉर्ड करेगा जो सामान आपने ग्राहकों को बेचा है। चाहे आपने रॉ मटेरियल कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बना के बेचे, चाहे आपने किसी से खरीदा, थोड़ा बहुत उसकी पैकेजिंग बदल दी गुड की, और आपने कस्टमर्स को बेच दिया। बेचने वाला जो एक्टिविटी है वो कहलाएगा सेल्स, और उसको हम सेल्स खाते में, सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स एक तरह का रेवेन्यू है, एक तरह का, इसमें आपको पैसा मिलना है बजाय आप दे रहे हो। तो यहां पैसा आपके पास आएगा। अगर परचेस किया हुआ सामान आप अपने वेंडर को, क्रेडिटर को वापस कर देते हो, तो उसे कहा जाता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब है परचेज किया हुआ सामान जो मैंने वापस कर दिया। परचेज रिटर्न आपकी परचेजेस में से माइनस होगी, ठीक है, ताकि नेट परचेजेस निकल के आ सकें। तो टोटल परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न सब्ट्रैक्ट की जाएगी, सो दैट वी कैन गेट द नेट परचेजेस। सेल्स रिटर्न हो सकता है आपके ग्राहकों ने आपसे जो सामान खरीदा था और आपने जो उन्हें बेचा था, उस सामान में उन्हें डिफेक्ट दिखाई दिया और उन्होंने वो सोल्ड सामान आपको वापस दे दिया। तो वो सोल्ड सामान अगर वापस आता है उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न हमारी सेल्स को कम करती हैं, ये सेल्स में से माइनस होंगी नेट सेल्स निकालने के लिए। तो टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगी, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द नेट सेल्स। एंड लास्ट होता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब है वो सामान जो आपने खरीदा तो था, पर अभी तक बिका नहीं है, आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है। इसमें आपका रॉ मटेरियल का भी सामान आ जाएगा, इसमें आपके फिनिश गुड्स भी आ जाएंगे, जो अभी तक आपके पास पड़े हुए हैं आइडल आपके गोडाउन में, और जिन पे अभी कोई काम नहीं किया गया या जिनको अभी तक ग्राहकों को बेचा नहीं गया। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं स्टॉक। इनमें तीन तरह का आ जाता है स्टॉक्स। पहला रॉ मटेरियल का स्टॉक, कच्चे माल का। दूसरा फिनिश गुड्स जो बन गए हैं, तैयार हैं, बट ग्राहकों को अभी बिके नहीं। और तीसरा वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कुछ हद तक कन्वर्ट हो गए हैं, कुछ हद तक रह गए हैं। 60% काम डन हो गया है, 40% रह गया है। तो इन्हें हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो इन तीनों के स्टॉक्स आप मेंटेन करते हैं। और स्टॉक्स आपके, क्योंकि प्रॉपर्टी है और बहुत जल्द इसे आप कैश में कन्वर्ट करोगे, ज्यादा देर आप अपने बिजनेस में से नहीं रखोगे, तो इसलिए इसे करंट एसेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये सारी टर्म्स गुड्स से रिलेटेड हैं। एक बात और मैं क्लियर करना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपका काम है ग्रोसरी स्टोर का, आप एक ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं। तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स, साबुन, आटा, चीनी, दाल, बिस्किट्स, ऐसी आइटमें कहीं से खरीदते होंगे और ग्राहकों को बेचते होंगे, करेक्ट? अब ये आइटम्स हैं गुड्स। पर अगर आपने कोई मशीन खरीदी, जैसे रेफ्रिजरेटर, ताकि आप कुछ चीजों को ठंडा रख सको, कोल्ड स्टोरेज के वे में आप अपने पास सामान रख सको, या आपने फर्नीचर खरीदा, ठीक है ना, अपने दुकान के लिए, ताकि आप आराम से बैठ के हिसाब किताब बना सको, तो ये जो आइटम्स मैंने बोली दो, फ्रिज और फर्नीचर, ये गुड्स नहीं है। इनकी परचेज परचेजेस में नहीं आएगी। कहीं आप गलती से इनकी भी परचेज परचेजेस में डाल दो, नहीं, ये गुड्स नहीं है, ये है एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज, जिन्हें आप 5 साल, 10 साल, 15 साल अपने पास रखोगे। तो इनको परचेजेस में नहीं डालना, ठीक है। परचेजेस में डालना है उन आइटम्स को जिन्हें आपने खरीदा ही है ग्राहकों को बेचने के लिए, या वो रॉ मटेरियल जिसे आप कन्वर्ट करके आगे गुड्स बना के कस्टमर्स को बेचोगे। उस रॉ मटेरियल को या उन आइटमों को परचेजेस में डालना है जिन्हें हमने ग्राहकों तक पहुंचाना है। जो आइटमें ग्राहकों तक नहीं जाएंगी वो परचेजेस में नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सेम सेल्स के लिए है। सेल में उन चीजों की सेल लेनी है जो हम रोजाना बेचते हैं। जैसे ग्रोसरी स्टोर है तो साबुन, दाल जो हम बेच रहे हैं, वो सेल्स में आएगा। परचेजेस
ये सारी जो भी आपने रॉ मटेरियल की या फिनिश गुड्स की परचेज करी हैं अपने कस्टमर्स को बेचने के लिए, उनकी मॉनेटरी वैल्यू परचेजेस अकाउंट नाम के अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते जाओगे। हर महीने आप जो भी इस टाइप की चीजें खरीद रहे हैं जो आप ग्राहकों को बेचेंगे, या रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं जो कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बना के ग्राहकों को बेचोगे, उनकी मॉनेटरी वैल्यू, उनकी रुपी वैल्यू इस खाते में जाती जाएगी। जब जब ऐसे चीजें खरीदी जाएंगी, इस खाते में उसकी एंट्री होती जाएगी। ठीक है। परचेजेस के अंदर दो तरह की परचेजेस हैं। एक, जब आपने सामान खरीदा, बदले में कैश दिया, उसे हम कहते हैं कैश परचेजेस। दूसरा, आपने सामान खरीदा पर बदले में आपने कुछ नहीं दिया, उसे हम कहते हैं क्रेडिट परचेजेस। पर यह नहीं है कि आप कुछ नहीं दोगे, 2 महीने बाद तो पेमेंट करनी पड़ेगी, 3 महीने बाद तो पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब पेमेंट बाद में होगी, अभी नहीं किया आपने, आप 2-3 महीने बाद उसका पैसा उतारोगे, तो उसे क्रेडिट परचेज कहा जाता है। दोनों परचेजेस परचेजेस खाते में जाएंगी। हां, मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट आपको बता दिया है कि अगर आप मशीन या बिल्डिंग या व्हीकल जैसी चीजें खरीदते हो, जिन्हें आप अपने बिजनेस में लंबे टाइम तक इस्तेमाल करोगे, और जिन्हें आप ग्राहकों को सेल नहीं करने वाले, ग्राहकों को आप बेचने नहीं वाले, उनको परचेजेस में नहीं डालना, उनको परचेजेस में नहीं रिकॉर्ड करना। ठीक है। परचेजेस में वो आइटमें रिकॉर्ड होंगी जो आप या तो कन्वर्ट करके ग्राहकों को बेच रहे हो, या थोड़ा बहुत पैकिंग वैकिंग चेंज करके अपना प्राइस मार्जिन ऐड करके ग्राहकों को बेच रहे हो। ग्राहकों को बेचने वाली चीज परचेजेस का पार्ट है, जब वो खरीदी जाएगी। ठीक है। जब उसे हम लाएंगे बिजनेस में, तब हम उसे परचेजेस में डालेंगे। ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, कैश के अगेंस्ट जो गुड्स आएंगे, कैश परचेज, और जिसमें आप वादा कर रहे हो कि मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, उन्हें हम कहते हैं क्रेडिट परचेज। परचेजेस रिटर्न, हो सकता है कि जो सामान आपने खरीदा या जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा, जब आप उस पर काम करने लगे तो वो गड़बड़ निकला, डिफेक्टिव निकला, और आपने अपने वेंडर को फोन कर दिया कि बॉस, तेरा ये जो मैंने तेरे से जो कॉटन ली है वो कॉटन गड़बड़ है, या जो ये साबुन मैं आपके यहां से लेके आया हूं वो साबुन गड़बड़ है। ठीक है। अब आपने वो सामान वापस कर दिया क्योंकि वो गड़बड़ था। तो ऐसी रिटर्न को कहा जाता है परचेजेस रिटर्न। खरीदा हुआ गुड जब हम वापस करेंगे तो उसे हम कहेंगे परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न आपकी टोटल परचेजेस में से ही माइनस होता है, ताकि नेट परचेजेस निकाली जा सके। नेट का मतलब है कि एग्जैक्टली exactly आपने कितनी परचेज की है, कुल मिला के आपने कितनी परचेज की है उस वेंडर से। नेट का मतलब कुल मिला के। तो कुल मिला के का मतलब है कुछ ऐड हुआ होगा, कुछ कटा होगा। तो जब टोटल परचेजेस में से मैं परचेजेस रिटर्न काट दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कितनी नेट परचेज हुई है। आगे और भी चीजें आएंगी जो टोटल परचेजेस में से माइनस होती हैं नेट परचेजेस निकालने के लिए। बट फिलहाल आप परचेज रिटर्न को दिमाग में डाल लीजिए कि ये टोटल परचेजेस में से माइनस होती है, ताकि नेट परचेजेस निकाली जा सके। परचेज रिटर्न, क्योंकि हम माल वापस बाहर की तरफ भेज रहे हैं, इसलिए इसे रिटर्न आउटवर्ड का नाम भी दिया गया है। रिटर्न जो बाहर की तरफ जा रही है, इसमें रॉ मटेरियल की भी रिटर्न इंक्लूड हो जाएगी। कच्चा माल भी अगर आप वापस भेज देते हो अपने वेंडर को, तो वो भी परचेज रिटर्न में काउंट होगा, और वो भी टोटल परचेजेस में से माइनस होगा, ताकि नेट परचेजेस निकाली जा सके। सेल्स, सेल्स का मतलब है कि जब आप अपने ग्राहकों को अपनी आइटम, अपना ऑब्जेक्ट, गुड्स जिनमें आप डील करते हो, वो आप बेच देते हो। सेल अगर कैश के अगेंस्ट की गई है तो ऑब्वियसली उसे कैश सेल में काउंट करेंगे। सेल अगर प्रॉमिस के ऊपर की गई है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद सामने वाली पार्टी, सामने वाला कस्टमर आपको पैसे दे देगा, तो 2-3 महीने तक आपसे वेट कराएगा, तो उसको हम कहेंगे क्रेडिट सेल। ठीक है। तो कैश सेल जब पैसा आया, गुड्स चले गए। क्रेडिट सेल प्रॉमिस है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद पैसे आ जाएंगे। अब जो भी गुड्स हम मैन्युफैक्चर करके अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, उन्हें सेल्स खाते में दिखाया जाता है, और उन्हें सेल्स खाते में मार्केट वैल्यू पे दिखाया जाता है। परचेजेस में टर्म यूज होती है कॉस्ट। परचेज के लिए आप कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट नाम का टर्म यूज करेंगे। सेल्स के लिए आप मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू नाम का टर्म यूज करेंगे।
ये टर्म सिर्फ फिनिश गुड्स के लिए हम यूज करते हैं, या जो आइटम हम अपने कस्टमर्स को बेच रहे हैं, ग्राहकों को बेच रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, उसके लिए हम सेल्स नाम का टर्म यूज करते हैं। सेल्स रिटर्न, अब जैसे परचेस किया हुआ सामान आपने अपने वेंडर को वापस कर दिया था क्योंकि उसमें डिफेक्ट था, तो हो सकता है कि आपके कस्टमर्स भी सेम काम करें। वो भी आपसे खरीदा हुआ सामान जो आपने उन्हें बेचा था वो आपको वापस दे दें। वो कह दे कि भाई जो आपने सामान बेचा था इसमें क्वालिटी गड़बड़ है, इसमें कुछ फीचर्स गड़बड़ हैं, इसमें कुछ आइटमें गड़बड़ हैं। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसको कहा जाता है सेल्स रिटर्न, और इसके लिए जो खाता बनता है उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। ऑब्वियसली जैसे परचेजेस रिटर्न परचेजेस में से माइनस करके नेट परचेज निकाली गई थी, वैसे ही सेल्स रिटर्न टोटल सेल्स में से माइनस करके नेट सेल्स कैलकुलेट की जाएंगी। तो पता लगाया जाएगा कि कुल मिला के आपने अपने ग्राहकों को कितने अमाउंट का सामान बेचा है, और उसके लिए टोटल सेल में से सेल रिटर्न माइनस होगी। क्योंकि सेल रिटर्न में सामान मेरे पास वापस आ रहा है, अंदर आ रहा है वापस, बाहर नहीं जा रहा, अंदर आ रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड सिर्फ फिनिश गुड्स के लिए ही आप यूज करेंगे जो आपके पास ग्राहकों ने वापस दे दिए हैं। ठीक है, तो जो फिनिश्ड आइटम या जो सोल्ड आइटम आपके पास वापस आ गई है उसी को रिटर्न इनवर्ड में काउंट किया जाएगा। स्टॉक या इन्वेंट्री, अगर आपको लग रहा हो कि लेक्चर की पेस फास्ट है, लेक्चर थोड़ा तेज जा रहा है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स यहां पे जो लिखे हुए हैं वो रीड कर सकते हैं, और थोड़ा सा स्पीड भी स्लो कर सकते हैं प्लेबैक की। ठीक है ना, हल्की सी स्पीड स्लो कर सकते हैं, आराम से अपनी पेस पे सुन सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आई डोंट थिंक इतनी दिक्कत आएगी। नाउ लेट अस कम टू स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री का मतलब है वो सामान जो आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है, और जो या तो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ फिनिश गुड्स में, या फिर उस पर काम चल रहा है, या फिर वो अभी तक बिका नहीं है। तो अनसोल्ड गुड्स या रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस जो मेरे बिजनेस प्रिमाइसेस में, मेरे गोडाउन में, मेरे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं स्टॉक। क्योंकि हम इसे ज्यादा देर नहीं रखेंगे, इसकी ड्यूरेशन 1 साल से ऊपर नहीं जाने वाली, इसलिए इसे एक तरह का करंट असेट कहा जाता है। अब करंट असेट क्या होता है उसके लिए आप मेरे पीछे के वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं करंट असेट का मतलब क्या होता है। स्टॉक तीन चीजों का बना हो सकता है, या तो रॉ मटेरियल कच्चा माल जो अभी तक आपके पास पड़ा है जिस पे अब काम नहीं हुआ, जैसे कि कॉटन पड़ी हुई है जिसको आप शर्ट्स में कन्वर्ट करोगे। वर्क इन प्रोग्रेस, थोड़ा काम हो गया है थोड़ा बाकी है, कॉटन फैब्रिक जिससे अभी शर्ट्स बननी बाकी हैं, तो यान को हम फैब्रिक तक ला चुके हैं, बस फैब्रिक को अब शर्ट्स में लाना बाकी है। और फिनिश गुड्स का भी स्टॉक हो सकता है, यानी टी शर्ट्स जो बना के रख दी हैं पर बिकी नहीं है। स्टॉक ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है। ट्रेडर्स के केस में मोस्टली फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है, मैन्युफैक्चरर्स के केस में तीन टाइप का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो मैन्युफैक्चरर के केस में आपको तीन तरह का मिलेगा, पर ट्रेडर के केस में आपको मोस्टली फिनिश गुड्स का मिलेगा ना। ओपनिंग स्टॉक, अब ओपनिंग स्टॉक का मतलब है वो स्टॉक जो आपके साल शुरू होने के टाइम पर आपके पास पड़ा था। हो सकता है पिछले साल का कुछ सामान है जो अब तक आपके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो। तो जो पिछले साल का सामान इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है, इस साल की बिगिनिंग में आया है, उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। और ऐसे ही जो साल के एंड में पड़ा हुआ है, बिका नहीं है, कन्वर्ट नहीं हुआ, या आधा कन्वर्ट हो गया है आधा रह गया है, उसे कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। दोनों स्टॉक्स अकाउंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं, दोनों की वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो की जाती है। और इन स्टॉक्स को वैल्यू करते टाइम एक रूल लगता है कि या तो इनका कॉस्ट प्राइस या इनकी मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो भी कम होगी आपने वो चुननी है।
तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट भी दी गई है और मार्केट वैल्यू भी दी गई है क्वेश्चन में, तो आपने दोनों में से जो कम है उस अमाउंट को चुनना है और उसको बुक्स में डालना है। ठीक है। तो यहां पर यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी इन दोनों में सबसे कम है वो हमें चुनना होगा वैल्यूएशन करने के लिए। ट्रेड रिसीवेबल्स। अब मैंने अपने ग्राहकों को सामान बेचा और मेरे ग्राहकों ने बोला कि सर जी हम 2 महीने बाद आपको पैसे दे देंगे। ये क्रेडिट सेल है। इस क्रेडिट सेल में पैसे अभी मिलने हैं ग्राहकों से। तो जब आपको अपने ग्राहकों से पैसा मिलना हो, वो सारा पैसा ट्रेड रिसीवेबल नाम के खाते में शो किया जाता है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो तरह के खाते आते हैं, दो तरह के पार्ट्स आते हैं। पहला डेटर्स और दूसरा बिल रिसीवेबल। डेटर्स का मतलब है वो ग्राहक जिन्होंने मुझसे उधार पे सामान खरीदा, उनके नाम का खाता डेटर्स का खाता कहलाता है। तो राम नाम का एक कस्टमर है, उसने मुझसे उधार पे 15,000 के गुड्स खरीदे। मैं कहूंगा राम मेरा डेटर है और राम के नाम पे 15,000 रुपए उसके नाम पे मैं अपने बुक्स में दिखाऊंगा। ठीक है, राम की जो मेरी बुक्स में वैल्यू है एज अ डेटर वो 15,000 रुपए की है। दूसरा है बिल रिसीवेबल। कुछ डेटर्स, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि यार ये कहीं ऊपर नीचे ना कर दे, तो हम उनके साथ एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट साइन करवा लेते हैं जिसमें वो रिटर्न वे में प्रॉमिस करते हैं कि वो 2 महीने या 3 महीने बाद एक स्टिपुलेटेड डेट पे पैसे दे देंगे। अगर वो पैसे देने से चूक गए तो हम उन पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं, पेनल्टी भी चार्ज कर सकते हैं। और वो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट आप बैंक को बेचकर बैंक से पैसे ले सकते हो। बाद में बैंक उन कस्टमर्स से रिकवरी करेगा। ठीक है। तो ये जो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होती है, इस रिटर्न इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको आप बैंक के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। बैंक को आप दोगे, बैंक आपको बदले में पैसे दे देगा। हाँ, आपका बैंक के साथ करंट अकाउंट होना चाहिए, आपका बैंक के साथ प्रॉपर लेन देन होना चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए, प्रॉपर क्रेडिबल हिस्ट्री होनी चाहिए, तब बैंक आपका बिल ऑफ एक्सचेंज ले लेगा और बदले में ग्राहक से पैसे रिकवर कराएगा। ठीक है। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जब इसके पैसे आपको मिलने हैं तो उसे कहा जाता है बिल रिसीवेबल। और अगर आपने पैसे देने हो तो कहा जाता है बिल पेबल। ठीक है। तो बिल रिसीवेबल में क्या है कि कस्टमर ने आपको एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट पे साइन करके दे दिया है कि मैं 2 महीने बाद आपको पैसे दे दूंगा, आप 2 महीने तक वेट कर लो। अब आपके पास ऑप्शन है, आप 2 महीने तक वेट कर लो। आपके पास ऑप्शन है कि 1 महीने बाद बैंक के पास चले जाओ, इसको कन्वर्ट करवा लो कैश में और बाद में बैंक उससे पैसे वसूल ले। ठीक है। तो इस चीज को कहा जाता है बिल रिसीवेबल। ये दोनों ही टाइप की चीजें, डेटर्स और बिल रिसीवेबल, ये दोनों ही मिलकर बनते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इन दोनों को ट्रेड रिसीवेबल में काउंट किया जाता है। ठीक है। दोनों के अकाउंट्स बनते हैं, दोनों के खाते बनते हैं, दोनों को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर तरीके से शो करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल है तो ट्रेड पेबल भी होगा। ट्रेड पेबल में डेटर्स का उल्टा क्रेडिटर्स आ जाएगा और बिल रिसीवेबल का उल्टा बिल पेबल आ जाएगा। क्रेडिटर्स का मतलब है कि जिनसे हमने एज अ बिजनेस उधार पे सामान खरीदा है, जो हमारे वेंडर है, सप्लायर है, जिन्हें हमें पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स में वो आ गए। अब हो सकता है हमने 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हमें पे करना हो। और अगर हम अपने क्रेडिटर के साथ एक रिटर्न अरेंजमेंट में आ जाएं जिसमें हम उसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम तुझे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद पैसे दे देंगे, और वो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट वो चाहे तो बैंक के पास जाके अपना एनकैशमेंट कर सकता है, तो वो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट उसके लिए बिल रिसीवेबल और मेरे लिए बिल पेबल कहलाएगी। ठीक है। बिल पेबल जिसके पास होता है वो बैंक में जाके सेटलमेंट नहीं कर सकता। बिल रिसीवेबल जिसके पास होता है वो बैंक को बिल रिसीवेबल देता है और बदले में पैसे ले लेता है। तो अगर आपके पास बीआर है, यू कैन गो टू द बैंक, यू कैन गेट इट डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। बैंक थोड़ा सा चार्जेस काटेगा, फीस काटेगा और आपको नेट अमाउंट दे देगा। पर अगर आपके पास बिल पेबल है तो आप बैंक के पास जाके बिल पेबल के बदले पैसे नहीं ले सकते, बिल पेबल आपको ही चुकाना पड़ेगा।
ठीक है। तो बिल पेबल में आपको पेमेंट करनी है 2 महीने 3 महीने बाद, और एक रिटर्न अरेंजमेंट है, एक रिटर्न डेट है, मेंशन डेट है, जिसपे आपको ये सारा काम करना है। अगर आपको लगे कि लेक्चर लंबा हो गया है, बड़ा हो गया है, तो आप इसको पॉज करके, स्टॉप करके, प्रॉपर नोट्स बना के दोबारा सुनना रिज्यूम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। आपको लगे मेरी पेस तेज है तो प्लेबैक स्पीड आप 1 से नीचे कर सकते हैं, थोड़ा स्लो कर सकते हैं, 0.75 0.5 कर सकते हैं। देर आर मेनी ऑप्शंस इन द रिकॉर्डेड लेक्चर। सो आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रेडिटर्स के बारे में हमने बता दिया है कि जिन लोगों से हम उधार पे सामान खरीदते हैं, हमारे वेंडर, हमारे सप्लायर, और अगर हम उनसे एक रिटर्न अरेंजमेंट में आ जाएं और एक इंस्ट्रूमेंट हम एक्सेप्ट कर लें कि हम 2-3 महीने बाद आपको पे कर देंगे, रिटर्न तरीके से अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट में बंध जाएं, तो उसे हम बिल पेबल कहते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट टर्म परचेजेस के लिए यूज होती है। कॉस्ट का मतलब है जो भी पैसा खर्च हुआ है किसी प्रोडक्ट को या किसी आइटम को खरीदने पर, उसे अपने बिजनेस में लाने पर जो भी पैसा खर्च हुआ है। तो मान लीजिए कि बिजनेस 1,000 किलो कॉटन या वीट खरीदता है, और 10 रुपए पर किलो का रेट है मार्केट में, कॉस्ट है उसकी 10 रुपीज पर केजी। तो आपको जो टोटल कॉस्ट पड़ गई उस आइटम की, वो पड़ गई 1,000 केजीज इंटू 10 रुपी पर केजी, यानी 10,000 रुपीज। तो आपके लिए जो परचेज की कॉस्ट आई है वो 10,000 रुपये आई है। परचेजेस और परचेजेस रिटर्न, इन दोनों की वैल्यूएशन कॉस्ट पे होती है। तो परचेजेस हो, परचेजेस रिटर्न हो, उन्हें आपने कॉस्ट पे कैलकुलेट करके बुक्स में दिखाना है। सेल्स और सेल्स रिटर्न, इन दोनों की वैल्यूएशन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे होती है, जिसे हम मार्केट वैल्यू भी कह देते हैं, सेल प्राइस भी कह देते हैं। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल्स की वैल्यू आती है, सेल्स रिटर्न की वैल्यू आती है। वाउचर, अगर कोई भी बिजनेस में एक्टिविटी होती है, इवेंट होता है, ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी एक्सचेंज हुआ है आपके बिजनेस का किसी बाहर वाले के साथ, तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनेगा, जो भी पर्चा बनेगा, उसे हम वाउचर कहते हैं। वाउचर में कई तरह के वाउचर्स हैं, कैश मीमो, इनवॉइस, आपका बिल रिसिप्ट, और आपका डेबिट क्रेडिट नोट्स। अब ये क्या होते हैं डेबिट क्रेडिट नोट, ये हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे, अभी मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। आप एक मॉल गए, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा, और उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को खरीदने पर आपको जो दुकानदार है उसने एक इनवॉइस दिया, एक बिल दिया। तो दैट बिल और इनवॉइस इज कॉल्ड एज वाउचर। ये वाउचर बेसिस बनता है जर्नल लेजर में एंट्रीज करने के लिए, खातों में रिकॉर्डिंग करने के लिए, अमाउंट्स डालने के लिए। तो इसकी बहुत नीड होती है, इसके बिना हम आगे का काउंटिंग प्रोसेस नहीं कर सकते। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब है कि जब मैं किसी बिजनेस एंटरप्राइज से गुड्स खरीदता हूं, या किसी बिजनेस एंटरप्राइज को गुड्स बेचता हूं, और अगर मैं उसकी वैल्यू में उन्हें कुछ रिडक्शन ऑफर कर रहा हूं, या मुझे कुछ रिडक्शन मिल रही है सामने से, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। दो तरह का डिस्काउंट होता है। एक, जो क्वांटिटी के आधार पे आपको मिलेगा कि कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी। ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो हो सकता है आपको सामने वाला बंदा 10% की बजाय 20% डिस्काउंट ऑफर कर दे। तो दैट 20% डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, जो क्वांटिटी के आधार पे आपको मिल रहा है। या हो सकता है कि जब आप उन गुड्स की पेमेंट करने अपने वेंडर के पास गए और आप टाइमली पहुंच गए, उसने 2 महीने दिए थे, आप 1 महीने में आ गए, तो वेंडर ने खुश होकर कहा कि यार तुम अच्छे आदमी हो, तुम्हारे साथ बिजनेस करने में हमेशा मजा आता है, कभी कभी कस्टमर्स का भी ख्याल रखना चाहिए। तो एक काम करते हैं, आप 10,000 मत दो, आप 9,500 दे दो। आप बहुत टाइम पे आए हो, है ना, 2 महीने का मैंने आपको लिमिट दी थी, आप 1 महीने में आ गए, तो थोड़ा आपके लिए भी बनता है, थोड़ी आपकी तारीफ में भी ये डिस्काउंट बनता है। तो ये जो डिस्काउंट है, ये पेमेंट के टाइम पे हमें मिला है, इसका क्वांटिटी ऑफ गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, इसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो दो तरह के डिस्काउंट्स मैंने डिस्कस करे, एक जो गुड्स की क्वांटिटी पे बेस्ड है, और एक जो आपके गुड्स की प्रॉम्प्ट पेमेंट के ऊपर बेस्ड है, कि आपने टाइमली पेमेंट कर दी और सामने वाले बंदे ने खुश होकर आपको दे दिया डिस्काउंट। ये डिस्काउंट्स हो सकता है आपको मिले, हो सकता है आप लोगों को दें, और दोनों बातें भी हो सकती हैं। जब आपको मिलेगा तब आप बोलेंगे डिस्काउंट इज रिसीव्ड,
और जब आप देंगे सामने वाले को, अपने ग्राहक को, तब आप कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। तो रिसीव्ड जब आपको मिला, अलाउड जब आपने दिया। क्वांटिटी ऑफ गुड्स के आधार पे अगर डिस्काउंट दिया गया है या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट। पेमेंट के आधार पर अगर डिस्काउंट दिया गया है, कैश डिस्काउंट। तो मैं यहां अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। अगर आपको ये लंबा लगा हो तो काइंडली इसको ब्रेक कर करके सुन लीजिएगा, पार्ट्स में तोड़ तोड़ के सुन लीजिएगा। मोस्टली सारी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स मेरी इस लेक्चर के अंदर कवर हो गई हैं। कुछ और भी टर्म्स हैं, वो हम आगे के टॉपिक्स में बीच बीच में उनका डिस्कशन कर लेंगे। तो I will wind up with important accounting terms in this lecture. Hope you like it. Please share it with your friend circle. आपके जो भी क्लास 11th के फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ शेयर करिए और लाइक करिए मेरे चैनल को, और जितना हो सके इसको प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हैव अ गुड डे।